नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। आज हम बात करने जा रहे हैं मधेश की राजनीति और मधेश की राजनीति के उस मैदान की जहां से आने वाले दिनों में बड़ा सियासी संदेश निकल सकता है, यानी कि सरलाही 4। क्या यह सचमुच नेपाली कांग्रेस का गढ़ है? क्या बालेन की एंट्री से समीकरण बदल सकता है? क्या मधेसी पार्टियां हाशिए पर चली जाएगी? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ से नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन थापा, जिनको कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है, हाल ही में जिसने नेपाली कांग्रेस पर अपना कब्जा जमाया है, वो गगन थापा काठमांडू से उतरकर सरलाही पहुंचे हैं चुनाव मैदान में, इसलिए कि कुछ मधेसी फोर्स भी कम हो अगर वो जीत जाते हैं तब, और उनको इतना लगा कि वहाँ से जीतना आसान है और जीतकर वो प्रधानमंत्री का सुरक्षित पद के दावेदार जरूर हो जाएंगे। आज का यह वीडियो गहराई से विश्लेषण करेगा, इसलिए इसका इतिहास, वर्तमान और संभावित भविष्य पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इस चुनाव का असली एक्स फैक्टर कौन हो सकता है। जी हाँ, आइए, सरलाही की सियासत में बिल्कुल नया मोड़ है। क्या गगन थापा के लिए आसान है राह? ये मैं सरलाही की राजनीति जमीन से बता रहा हूँ। मधेश की राजनीति हमेशा से समीकरणों, जातीय सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय प्रभाव के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। क्या निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 इससे अलग है? हाल के चुनावी नतीजों और स्थानीय विश्लेषणों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह क्षेत्र सचमुच नेपाली कांग्रेस का गढ़ है, या फिर यह केवल एक राजनीतिक मिथक? जी हाँ, इसको मैं कई भाग में बांटा हूँ और मैं पहला भाग इसी पर चर्चा करता हूँ कि सरलाही 4 गढ़ है या मिथक। सबसे पहला तथ्य, 2079 के चुनाव में अमरेश कुमार सिंह ने सरलाही 4 से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी जीत दर्ज कराई थी। 20,000 से अधिक मत और कांग्रेस को उन्होंने पीछा छोड़ दिया था। ये अमरेश कुमार सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले 2074 में वे कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन बेहद कम अंतर से जीते थे। यह भी गौर करने की बात है। यानी साफ संकेत क्या है? यह सीट पार्टी की नहीं, व्यक्ति की पकड़ पर निर्भर है। सरलाही की सामाजिक संरचना देखें तो मधेसी पहचान, स्थानीय भाषा, वहाँ की भाषा बज्जिका है और मैथिली बोली जाती है, और वो सीमावर्ती संस्कृति का प्रभाव बिल्कुल ही बॉर्डर पर है, भारत के बॉर्डर पर। यह सब यहाँ असर करता है। यह मतदाता केवल पार्टी नहीं, यहाँ के मतदाता अपनापन भी देखते हैं, कौन मेरा है और कौन पराया है। अब भाग 2 में गगन थापा, राष्ट्रीय चेहरा बनाम स्थानीय चुनौती। अब आते हैं गगन थापा पर। गगन थापा की छवि क्या है? तेज वक्ता है, बहुत ही प्रखर वक्ता है, युवा नेतृत्व के दावेदार है भी,
कांग्रेस से संभावित प्रधानमंत्री यानी कि कांग्रेस के संभावित भविष्य संगठन में प्रभावशाली पकड़। अभी तो पूरा संगठन इन्हीं के मुट्ठी में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय करिश्मा मधेश की जमीन पर उतना ही असरदार होगा। गगन न तो स्थानीय भाषा बोलते हैं, न ही उनका मधेश की सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों से प्रत्यक्ष रिश्ता रहा है। मधेश की राजनीति भावनात्मक है। यहाँ हमारा आदमी बनाम बाहिरी का बहस जल्दी उठ जाती है। अगर विपक्ष यह नैरेटिव सेट कर देता है तो काठमांडू से नेता भेजा गया है, इसका प्रचार अगर चलता है तो यह गगन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है, जो उनको झेलना पड़ रहा है। गगन के आने से मधेसी पार्टियों का क्या होगा, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है। क्या गगन थापा की एंट्री से मधेसी दल कमजोर होंगे? आज मधेश की राजनीति बटी हुई है। सीके राउत वाली जनमत पार्टी, वो जसपा उपेंद्र यादव वाली पार्टी, अभी ही लोसपा, ये सब मिलकर जसपा हालांकि एक सशक्त पार्टी बनाने में कामयाब हो गई है, लेकिन ये सभी अपने अपने वोट बैंक बचाने में लगे हुए हैं कि उनकी पार्टी और पार्टी से भी ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट कैसे जीतेंगे। गगन थापा ने तो मधेसी राजनीति पर प्रभाव डाला है, लेकिन वह कितना सफल होंगे यह गारंटी नहीं है। अगर कांग्रेस गगन जैसे हाई प्रोफाइल नेता से को पेश किया है तो इससे दो संभावनाएं बनती हैं। संभावना एक, मधेसी दलों का वोट और बटेगा, जिसका सीधा फायदा ये कांग्रेस को नहीं, इसका सीधा फायदा अमरेश सिंह जैसे मजबूत स्थानीय उम्मीदवार को मिलेगा। और जो अमरेश सिंह टक्कर दे रहे हैं गगन थापा को। संभावना दो, जिसकी चर्चा है वहाँ, अगर गगन मधेसी अस्मिता के साथ लेकर चलने की रणनीति बनाते हैं तो संगठन और विवाद, मधेश के प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वीरेंद्र प्रसाद सिंह और उनके ही भाई सुरेंद्र प्रसाद सिंह की निकटता की भी चर्चा है। अब यह स्पष्ट है कि ये दोनों व्यक्ति एक समय अमरेश सिंह के दाएं बाएं हाथ हुआ करते थे, लेकिन अभी ये बिल्कुल ही अमरेश सिंह से अलग है और इन लोगों ने ही, सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह ने ही गगन थापा को ऑफर दिया और ले गए सरलाही में, और चुनावी प्रचार गगन थापा ने इन्हीं दोनों के घर से शुरू किया है। अब यहाँ वीरेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह की भी राजनीति दांव पर लगी हुई है। इनमें से एक भाई की पत्नी को गगन थापा ने पहले ही बहुत ऊंचा समानुपातिक में नाम रख दिया है इनको खुश करने के लिए। अगर जीत जाते हैं गगन थापा तो सुरेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस और प्रधानमंत्री के ऊपर दबदबा रहेगा। अगर हार जाते हैं गगन थापा तो इन दोनों की भी राजनीति नीचे चली जाएगी। इन मुद्दों के बीच गगन थापा सुधारित कांग्रेस 2 की बात करते हैं। आलोचकों का आरोप है कि कथनी और करनी में अंतर दिखता है। गगन थापा बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये कभी भी अस्थायी बोली इनकी नहीं रही है। जबकि समर्थक इसे पार्टी के पुनर्गठन की कोशिश बताते हैं तो ये पारंपरिक
मधेसी वोट बैंक में सेंध जरूर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, मधेश में पहचान की राजनीति अभी भी खत्म नहीं हुई है। मधेसी पहचान की राजनीति याद करता है। क्या गगन थापा केवल कांग्रेस और कांग्रेस गगन थापा में सिमट गई है? आज नेपाली कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का संकट खुलकर दिखता है। बीपी कोइराला और गणेश मान सिंह की विरासत की बात होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी का चेहरा कौन है? कोई विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस का भविष्य गगन थापा जैसे नेताओं पर टिका है, लेकिन क्या पूरी पार्टी एक व्यक्ति पर निर्भर हो सकती है? अगर गगन हारते हैं तो यह केवल एक सीट की हार नहीं होगी, यह कांग्रेस के नए नेतृत्व मॉडल पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्या होगा आगे? सरलाही 4 का राजनीतिक वातावरण संकेत दे रहा है कि मुकाबला सीधा और कड़ा है। डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह स्थानीय प्रभाव, भाषाई संस्कृति, जुड़ाव और जमीनी नेटवर्क के सहारे मैदान में मजबूत दिखते हैं और डटे हुए हैं। इनको हिलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं गगन थापा राष्ट्रीय पहचान पार्टी संगठन और इसमें पीछे दिख रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, सरलाही की हवा इस बार किसी भी दावे को आंख मूंद कर स्वीकार करने के मूड में नहीं दिखती। यह चुनाव केवल 2 व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि स्थानीय बनाम राष्ट्रीय छवि, परंपरा बनाम बदलाव और विरासत बनाम नई राजनीति के बीच की लड़ाई बनता जा रहा है। सवाल अब भी खुला है, क्या राष्ट्रीय करिश्मा स्थानीय जड़ों पर भारी पड़ेगा या सरलाही की धरती अपने ही सुपूत को तरजीह देगी? बहुत बड़ा सवाल। अब बालन फैक्टर क्या बदल सकता है खेल? अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अगर बालेन शाह जैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट चेहरे ने इस क्षेत्र में किसी तरह की भूमिका निभाई, सीधे या परोक्ष समर्थन के रूप में, तब क्या होगा? बालेन का ब्रांड है सिस्टम के खिलाफ, स्वतंत्र छवि, युवा आकर्षण। अगर बालेन का समर्थन अमरेश सिंह को खुलकर मिलता है तो स्थानीय प्लस स्वतंत्र सिस्टम विरोधी नैरेटिव और मजबूत हो सकता है और ये अमरेश सिंह बहुत ही आगे निकल सकते हैं। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। सरलाही 4 का चुनाव 3 स्तर पर लड़ा जा रहा है। स्थानीय बनाम बाहरी, पहचान बनाम पार्टी, स्वतंत्र बनाम संगठन। अमरेश सिंह के पास स्थानीय पकड़ है, गगन थापा के पास राष्ट्रीय पहचान और संगठन है, मधेसी दलों के पास पहचान की राजनीति है और बालेन जैसे चेहरों के पास एंटी एस्टेब्लिशमेंट ऊर्जा है। यह चुनाव सिर्फ एक सीट नहीं है, यह संकेत होगा कि नेपाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या गगन थापा मधेश में अपनी पकड़ बना पाएंगे? क्या अमरेश सिंह और मजबूत होंगे या मधेसी दल फिर से वापसी करेंगे? अपनी राय कमेंट जरूर हमारी कमेंट बॉक्स में भेजें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फिर मिलेंगे और गहरे राजनीतिक विश्लेषण के साथ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।